नमस्कार, मैं अमित सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारी खास पेशकश में। आज हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता व प्रसिद्ध लेखक श्री सतपाल सिंह चौहान। एसपी सिंह चौहान महेंद्रगढ़ जिले के काटी गांव से संबंध रखते हैं। उनके पिताजी स्वर्गीय ठाकुर मोहर सिंह चौहान नाभा रियासत में जिलाधीश नाजम थे। उनके समय कार्यपालिका, न्यायपालिका व राजस्व को मिलाकर के एक ही प्रशासनिक विभाग होता था। अपने पिताजी के आकस्मिक निधन के समय उनकी उम्र मात्र 9 वर्ष थी। उन्होंने मात्र 9 वर्ष की उम्र में आजादी के संघर्षों में हिस्सा लिया। बचपन से ही वे मेधावी रहे तथा वाद विवाद चर्चाओं में हिस्सा लिया करते थे। आरंभ से ही उनकी रुचि तथ्यों को व्यवहारिक तौर पर समझने व सीखने की रही है। उन्हें अपने बाल्यकाल में अनेक विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, परंतु कठिन परिश्रम व अथक प्रयास से वे हरियाणा के आबकारी व कराधान विभाग में निरीक्षक के पद पर नियुक्त हुए। कुशाग्र बुद्धि, विधि नियमों की गहन समझ व व्यवहारिक ज्ञान के कारण उन्हें सरकारी सेवा कार्यकाल के दौरान अनेक अतिरिक्त कार्यभार प्रदान किए गए तथा सेवानिवृत्ति के बाद वे सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के सदस्य बने। उनका मानना था कि वे रिटायर्ड है पर टायर्ड नहीं। उन्हें अपने जीवन काल में देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों, वरिष्ठ अधिवक्ताओं तथा विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गज व प्रसिद्ध लोगों के साथ कार्य करने का अवसर मिला। उन्हें अब तक 20 से अधिक प्रतिष्ठित संगठनों तथा 7 संविधान दिवस पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका। तो आइए जानते हैं उनके जीवन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। रैलियों में आसपास के इलाके के सारे फ्रीडम फाइटर कांटी को हेडक्वार्टर समझ के कांटी में जमा होते थे और नेशनल लेवल के बहुत से नेताजी के बुरवा शुरू में देखे थे हमने, और भी बहुत से वहां आते थे। और कुछ नेता ब्रिश बहाना और ज्ञानी जैल सिंह आदि, ऐसा गांव में बताया गया है कि वो पीछे मैनपुरी के मंदिर में बैठ के ना सीक्रेट प्लान्स बनाया करते थे। और जो इनका कांटी में जो मेंटर थे वो मास्टर श्याम मनोहर थे। मास्टर श्याम मनोहर पट्टाभी सीतारमैया के बहुत क्लोज फ्रेंड थे और उन्होंने कुछ थोड़े बहुत क्रांतिकारी काम भी किए थे, तो बावल छोड़ के उन्होंने कांटी में अपना सेंटर बना लिया था। डिलक्स बाइंडिंग की कुछ कॉपीज करवाई थी उन्होंने, जिनमें से राजीव गांधी को भी देनी थी और वीवीआईपी को देनी थी। ये वो लेटर है जो इस किताब की रिलीज पर उन्होंने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट में। सरकारिया साहब से और भी बहुत अच्छे संबंध रहे। सरकारिया साहब और मिसेस सरकारिया दोनों, बस हमारी गाड़ी जाती ना तो बड़ी सिक्योरिटी थी इनकी 2-3 जगह पे। सारी सिक्योरिटी को पता था कि इस गाड़ी को नहीं रोकना है। सीधे उनकी पोर्च में गाड़ी जाती थी। मिसेज बहन जी के पास, बहन जी कहने लगे थे उनको, बहन जी के पास बैठती और मैं उनके ऑफिस में बैठ जाता। ऑफिस भी वहीं था, सुनारी बाग रोड पे। और जो हमारी बातें होती थियोलॉजी की और दूसरी तीसरी, तो वहां कुछ किताबें पढ़ी ऊपर लंबी, वो भी सब उनकी दी हुई हैं। एक किताब उन्होंने जर्नलिज्म पे लिखी थी, जर्नलिज्म पे बहुत अच्छी किताब लिखी थी जब वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में थे। जस्टिस मार्कंडे काटजू रिटायर होने के बाद यही लगे थे चेयरमैन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। तो मैं वो किताब लेके गया, मैंने कहा आप ये पढ़ना है? हाँ, ये तो मैं जरूर पढ़ूंगा। मैंने जी आप रखो। वो किताब मेरे पास वापस नहीं आई। जस्टिस मार्कंडे काटजू की बात आ गई है तो मैं बताऊं आपको, मैं अपने हिंदी लिटरेचर के साथ उनसे मिलने गया था। लिटरेचर उन्होंने पढ़ा और सराहना जो है किस बात की होती है कि भरी कोर्ट में एक केस में एक साइड में मैं था, दूसरी साइड में शांति भूषण, आपने नाम सुना होगा, इंदिरा गांधी का केस चल रहे थे जो,
जज साहब अपने बेंच से ही बोलने लगे, शांति भूषण, आपने चौहान साहब का लिटरेचर पढ़ा है? बहुत अच्छा लिखते हैं ये, नहीं पढ़ा है तो पढ़ो। तो मैंने शांति भूषण से पूछा, मगर भेजूं कि भेज दो? उनका जवाब तीसरे चौथे दिन ही सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले टेलीफोन आ गया, और जो तारीफें उन्होंने की लिटरेचर की, मुझे अभी तो मैं रात भी तारीफ कर रहा है, तो कोई बात नहीं। तो सरकारिया साहब से मेरे उस किस्म के संबंध थे, तो इसलिए वो मेरे से कहा करते थे कि चांद साहब, ये लिखना पढ़ना मत छोड़ देना, आप लॉ और लिटरेचर दोनों लिखते रहो। जो आदमी रिटायरमेंट के बाद लिखना पढ़ना छोड़ देता है, वो तो सिर्फ मौत का इंतजार कर रहा होता है। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। तो 86 साल की उम्र में मैं अब घर में बैठ के नहीं रहना चाहता। जितनी एनर्जी इकट्ठी होती है सब समाज में लग जाती है, समाज से फिर एनर्जी मिल जाती है। सरदार सुरजीत सिंह बरनाला के पिताजी सरदार नरसिंह, वो एडीसी थे महाराजा रिपुदमन सिंह के। जब अंग्रेजों ने रिपुदमन सिंह को कैद कर लिया और अपने एडमिनिस्ट्रेशन में स्टेट को ले लिया, तो उनके जो चहेते थे, उनके जो नजदीकी थे, उनको दूर दूर गलत पोस्टिंग्स पे भेज दिया। तो ये नरसिंह जी आए थे बेगपुर में पोस्ट होके, अटेली थी वहां, अटेली और बेगपुर। उन्होंने यहां भी अच्छा काम किया। अटेली में रहते हुए उन्होंने मंडी की स्थापना की, और बरनाला साहब की जो पैदाइश है वो बेगपुर की एक हवेली में हुई थी। ये बाद की बात है, वो वहां मनाने जाते हैं, वहां हर साल पे किसी पोस्ट पे लगे हों अपना जन्मदिन 21 अगस्त को, और जब वो जाते हैं तो मेरे को फोन कर देते हैं, चांद साहब जन्मदिन है, आ जाना, विद फैमिली आ रहा हूं मैं, विद फैमिली आप आ जाना। हम जाते रहे, आते रहे, मगर कारण जो बेसिक बना, सरदार नरसिंह जिनको श्रेय जाता है मंडी अटेली के बसाने का, इलाके की तरक्की का, वो पिताजी के कुलीग थे। दोनों पहले एडीसी थे। तो उनकी बावल पोस्ट ऑन होगी, बावल में उनकी डेथ होगी। डेथ के बाद बरनाला साहब 9 साल के ही थे, जैसे मैं 9 साल का था। वो और उनकी मदर वगैरह बीबी जी के पास उनका आना जाना, पिताजी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए थे, तो उनकी फैमिली का आना जाना हमारी फैमिली के पास रहा, और माता जी का बरनाला साहब पे ऐसे आशीर्वाद रहा जैसे अपने बच्चों पर रहता है। वो बात बरनाला साहब भूले नहीं, खानदानी लोगों की सीरत होती है, नहीं भूलते। अचानक एक दफा लक्ष्मण सिंह और कोई लोग वहां गए दिल्ली, तो बरनाला साहब एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। उन्होंने जाते ही कहां से आए कि कांटी से, कि कांटी में ठाकुर साहब का, नाजिम साहब के बच्चे, उनका क्या हाल है। उन्होंने आगे दोबारा बरनाला साहब याद कर रहे हैं। मैं सारे भाइयों को इकट्ठा करके उनसे मिलने चला गया। तो उनको वहां ये हिदायत दे दी उन्होंने कि इनका आधी रात टेलीफोन आए, आधी रात ये आए, कहीं नहीं रोकना है, मेरे से बात करानी, मेरे को मिलाना है। तो फिर कहने लगे मैं बीबी जी के पास आना चाहता हूं। तो अटेली का उन्होंने एक दौरा रखा। अटेली का दौरा रख के अचानक उन्होंने डीसी को कहा, भाई मैंने कांटी जाना है माता जी के पास।
3 घंटे का समय लेके डीसी वगैरह ने इंतजाम कर दिया सारा आने जाने का। तो आके बैठक में उनको बिठाया गया कि बीबी जी तो जी हवेली में है कि मैं हवेली में चलूंगा। हवेली में चले गए, एक पक्का सहन है उसमें कुर्सी डाल दी गई उनके लिए। कहने लगी बीबी जी कहेंगे जी ऊपर है अभी आ रही है। कहना उनसे तो वो नहीं आएंगे, मैं जाऊंगा उनके पास। वो उनके पास गए, पैर छू के आशीर्वाद लिया और उनका बेटा गगनदीप उनके साथ था। उनको कहने लगे बेटा तेरी दादी जी है ये। वो इतना बचपन का जो अफेक्शन ओल्ड एज में दिया हुआ बरनाला साहब सारी उम्र नहीं भूले। उसके बाद कुछ हमारी मेरी उनकी दोस्ती 2-3 तरीके की होगी कि वो भी लॉ ग्रेजुएट थे, मैं भी लॉ ग्रेजुएट था। मैं तब तक सुप्रीम कोर्ट में भी फिर बाद में चला गया था और वो भी लिटरेचर लिखते हैं, मैं भी लिटरेचर लिखता हूँ। पेंटिंग की कुछ आदत मुझे भी एक दफा पड़ी थी, फिर रहेगी। वो पेंटर इतने बढ़िया बन गए कि हर साल जो मुझे कार्ड भेजते हैं वो उसमें उनकी पेंटिंग होती है। जितनी किताबें उन्होंने लिखी हैं हर एक की कॉपी मुझे भेजी हुई है। वो रिमार्क्स और किताबें मैं आपको दिखा दूंगा। अब तो वो नहीं है मगर बेगपुर में है। उनकी फैमिली के बारे में और उनके लिटरेचर के बारे में मेरी नॉलेज की वजह से मुझे बुलवाते थे। मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, उस फोटो में आ जाएगा कि मैं उनकी लाइफ और लिटरेचर पे स्पीच दे रहा हूं। आरएफ नारीमान मेरे कांटेक्ट में आए 2001 में। एचसीएस के लड़कों का केस था जो सरकार ये चाहती थी कि इनको ना लगाया जाए। वो केस हाई कोर्ट से जीत के आए थे। एसएलपी फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में स्टेट की तरफ से। नारीमान के पास हम गए थे। वो 35 साल की उम्र में सीनियर बन गए, तो बहुत होशियार आदमी। तो केस को देख के कहने लगे कि चांद साहब मैं इन बच्चों को झूठा दिलासा नहीं दे सकता, ये केस तो बहुत कमजोर है। मैंने कहा जी मैं जवाब बना के लाता हूं। मैं जवाब बना के ले गया। तो जवाब को पढ़ के कहते हैं तो बहुत बढ़िया जवाब बन गया, हम तो जीतेंगे। यानी केस लॉ भी दिया मैंने, फैक्ट्स भी दिए, सब कुछ दिया उसमें, हम तो जीतेंगे। तो पुष्पेंद्र को बुलाओ, उसी मैच में था ये भी। नारीमान ने कहा, बुला के कहते हैं पुष्पेंद्र यू शुड बी प्राउड ऑफ योर फादर, ही हैज प्रिपेयर्ड द केस सो वेल कि आप जीतोगे। तो नारीमान साहब से मेरे तरफ से ही वाज इम्प्रेस्ड। केस लड़ा हमने, दूसरी दफा सरकार ने वापस कर दिया, फिर दूसरी दफा लड़ा तो 7 दिन वो केस बाकी एडवोकेट्स खड़े रहे, नारीमान ने और मैंने ही लड़ा। और उसमें मैंने एक ऐसा कागज दिखाया, नोटिफिकेशन, जिसमें जो अपॉइंट हो गए थे उनको निकालने की पावर नहीं थी उस नोटिफिकेशन में। वो भी सरकार का जारी किया हुआ था, मगर सरकार उसको छिपाना चाह रही थी और दूसरा नोटिफिकेशन निकालने वाला लगा के उसको एक्ट बना दिया और एक्ट आ गया वहां पे। तो वो जब कागज दिखाया तो पीपी राव उधर थे, कहा जी वी हैव नॉट पब्लिश दिस डॉक्यूमेंट। इतनी देर में और एडवोकेट्स खड़े थे उधर, कहने लगे सर मेरी फाइल में है। मैं लिया फाइल देकर फटाफट वो फाइल जब सामने की कि पब्लिश भी हुआ 11 तारीख को और ये तो गलत हो गया। तो वो आरपी राव को, पीपी राव को दिखाया। पीपी राव कहता आई डोंट नो व्हाट इज दिस डॉक्यूमेंट। हालांकि उस फाइल की सर्विस हो चुकी थी उस पर,
मुझे नहीं कह सकता था आई डोंट नो व्हाट इज दिस डॉक्यूमेंट। उस दिन से उस केस का पता जजेज का माइंड बदल गया और वो केस हम जीत गए, सारे लड़के लग गए 9 के 9। विक्रम महाजन एक लीगल ल्यूमिनरी है, पहले यूनियन मिनिस्टर भी रहे और ये भारत के चौथे मुख्य न्यायाधीश श्री मेहरचंद महाजन के सुपुत्र थे। पहली मुलाकात मेरी इनसे सुप्रीम कोर्ट बार लाइब्रेरी में हुई। किसी ने कहा कि महाजन साहब को किताबें दो अपनी, मैंने अपनी लिटरेचर की किताबें महाजन साहब को दी। दूसरे तीसरे दिन मेरी सीट पर चल के आए, कहने लगे आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप इतने अच्छे साहित्यकार हैं, आप साहित्य में और आगे करो। खैर वो तो मजाक की बात थी, मगर उन्होंने अप्रिशिएट किया और उसके बाद साहित्य और लॉ और हर चीज में मेरे को अप्रिशिएट करने लगे। मेरी किताब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोर्सेज एंड फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर उन्होंने कहा था कि आपने सचमुच ये साबित कर दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर वेदों से लिए गए। स्टैंडर्ड कंक्रीट और उसका पूरा ग्रुप क्रशर्स का, उसका केस मेरे पास आया, मैंने उस केस को तैयार किया। तैयार करके बाद उसको सीनियर ओपिनियन के लिए सालवे साहब के पास भेजा, हरीश सालवे के पास। हरीश सालवे तीसरे चौथे दिन फाइल उठा के ले आए, कहने लगे मैंने सारी पढ़ ली, यहाँ तो कॉमा फुल स्टॉप भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। वो वैसे के वैसे दाखिल हो गया। फिर जब केस की हियरिंग आई, सालवे साहब को देखने के लिए भेजे, कहने लगा जी पढ़ लो, डिस्कशन के लिए आए कि डिस्कशन के लिए आने की तो जरूरत ही नहीं है, चौहान साहब ने जो नोट भेजे हैं उसी पे तो आर्गू होना है, उसी पे मैं आर्गू करूंगा। तो वो केस पहले दिन आर्गू हुआ तो वो नहीं पहुंचे, मैंने पौना घंटा आर्गू किया, तो फिर वो अगले दिन के लिए आ गया। पौने घंटे की आर्गूमेंट सरकार ने जो सुनी, तो सरकारी वकील अभिषेक मनु सिंह भी ने अगले दिन सुबह आते ही कह दिया कि जी हम कुछ नहीं देखेंगे इनमें, हम सिर्फ पर्ची, सेल की पर्ची देखेंगे बस। कि अच्छा भी इतना काम है तो फिर बात खत्म, ये तो समझौता सा ही हो गया एक तरह से। तो कमिश्नर को कहो एफिडेविट दे, कल को ना करे ऐसा। कमिश्नर ने एफिडेविट देने के एक हफ्ते में जिम्मेदारी ले ली और केस हमारे फेवर में हो गया। सालवे साहब भी आ गए थे अगले दिन, तो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ी उसको। मेरे लिटरेचर पर बहुत से रिसर्च वर्क हुए हैं, भिन्न भिन्न यूनिवर्सिटीज में हुए हैं और कुल 7 रिसर्च वर्क हुए हैं। इसके ऊपर करमवीर सिंह ने एमफिल किया था। और सतपाल सिंह चौहान भारत का दोहा साहित्य, इसके ऊपर अजय कुमार ने एमफिल किया था। सतपाल सिंह चौहान भारत और उनका काव्य पर द्राविड़ विश्वविद्यालय में श्री अंजीव कुमार ने पीएचडी का थीसिस सबमिट किया था। इसके अतिरिक्त डॉक्टर शमशेर सिंह, संजय अधाना, विकास शर्मा और रविंद्र प्रसाद ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, एमडीयू और उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटी से अपने पीएचडी के काम में मेरे साहित्य का उपयोग किया था। तकरीबन 52 के करीब या तो लेख लिखे हैं जो छपे हैं, या लेख लिखे हैं जिनको सेमिनार्स में प्रेजेंट किया गया है, डिस्कशन की गई है, या लेख लिखे हैं जो कानूनी पुस्तकों में छप चुके हैं,
2 अखबारों में लेख लिखे हैं, बहुत से अवसरों पर चीफ गेस्ट या उस सभा का प्रेसिडेंट अध्यक्ष रहा हूं। जहां मैं अध्यक्ष होता था उनमें से कईयों में वशिष्ठ, जस्टिस आईपी वशिष्ठ, वो चीफ गेस्ट हुआ करते थे। श्री एसपी सिंह चौहान अपनी गवर्नमेंट सर्विस के दौरान एक्साइज एंड टैक्सेशन से जुड़े केसों हेतु सुप्रीम कोर्ट में नोडल ऑफिसर भी रहे हैं। उन्होंने अपने सरकारी सेवा कार्यकाल के दौरान यह अनुभव किया कि बहुत से लोग उचित कानूनी मार्गदर्शन व ज्ञान के अभाव में तथा आर्थिक तंगी के कारण अच्छा वकील नहीं कर पाते, सही व सटीक जानकारी नहीं जुटा पाते, सही तरीके से पक्ष नहीं रख पाते तथा त्वरित न्याय से वंचित रह जाते हैं। तभी से उनके मन में एक पीड़ा व कसक थी कि कैसे ऐसे जरूरतमंद लोगों की सहायता की जाए ताकि उन्हें एक अच्छा न्यायविद मिल सके। उनका मानना है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, अर्थात न्याय में देरी न्याय न मिलने के समान है। उन्होंने सीनियर एक्साइज व टैक्सेशन अधिकारी के पद से रिटायरमेंट के बाद वकालत के पेशे को चुना ताकि वे गरीब, वंचित, शोषित, जरूरतमंद व निर्बल लोगों की मदद कर सके तथा उन्हें कानूनी तरीके से न्याय सुनिश्चित करवा सके। 86 वर्ष से अधिक उम्र में भी वे अनवरत सामाजिक क्रियाकलापों व राष्ट्र निर्माण के कार्यों में लगे हुए हैं तथा आज भी जो लोग न्याय व इंसाफ हेतु उनके घर पर दस्तक देते हैं उन्हें निःशुल्क कानूनी सलाह व उचित मार्गदर्शन कर त्वरित न्याय सुनिश्चित करवाना ही उनका एकमात्र मकसद होता है। उनके इन्हीं कार्यों के लिए उन्हें अनेक सरकारी व गैर सरकारी संगठनों से सम्मानित किया जा चुका। इसके अतिरिक्त उन्हें केंद्रीय कानून मंत्री व सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के द्वारा साहित्यिक व विधिक लेखन हेतु 7 संविधान दिवस पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। मेघ बनकर जब उड़ा मैं, मुझसे सागर ने कहा था, सबके खेतों में बरसना, सबके अधरों को भिगोना, फूल को भी शूल को भी सींचना तुम, सबका आंचल साफ धोना, और गर जा पाओ तुम हिंद के शिखर पर, और जम जाओ शिला से, तब भी ना अभिमान करना, धीरे धीरे फिर पिघल कर सींचते शीतल सरल सबके मनों को मेरी तरफ प्रस्थान करना, रास्ते में मत भटकना। मेघ बनकर जब उड़ा मैं, मुझसे सागर ने कहा।